हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और इतनी खुशी से बता रही हूँ मैं आपको, मेरी सुबह की क्लास मिस हो गई है क्योंकि मैं सोती ही रह गई। 8 बजे क्लास थी, 8:02 पे मेरी नींद खुली है। तो फिर मैंने सोचा यार टाइम लग जाएगा तैयार होने में, ऐसे भाग दौड़ होगी तो छोड़ दो अब। फिर उसके बाद फ्रेश हुई, खाना वगैरह खाया और फाइनली अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। और अब कुछ पढ़ाई करते हैं, इस दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। 1-2 दिन थोड़ा सा नेगेटिविटी वगैरह थी, तो उस नेगेटिविटी को हराते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। तो लेट्स डू स्टडीज़। और जैसे जैसे मैं करूँगी आप लोग भी मेरे साथ अपनी स्टडी कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं तो वीडियो में टारगेट अपना बता दूँगी और रात को ये भी बता दूँगी अचीव हुआ कि नहीं हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने क्या टारगेट रखा था और आपका अचीव हुआ शाम तक कि नहीं हुआ। तो लेट्स डू स्टडीज़। और इसके साथ एक और बात बताती हूँ, मैं आप लोगों के लिए वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाली वीडियोज़ भी बना रही हूँ। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने अपना पढ़ के कंप्लीट कर दिया है, अब मैं पढ़ाऊँगी आपको उसको। तो जल्दी ही वो भी मिलेगी आपको, एक शॉट में कराऊँगी पूरा, जितना मुझे आता है सारा बताऊँगी, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं पढ़ रही थी अल्फॉस एल्युमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग के बारे में। अल्फॉस बेसिकली जो एक गोली होती है ना, जिसको अनाज की जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है उसमें रख देते हैं ताकि कीड़ा अनाज को ना खाए। तो उसकी पॉइजनिंग के बारे में पढ़ रही थी मैं। तो अल्फॉस की जो गोली होती है वो बेसिकली फॉस्फिन गैस को रिलीज़ करती है। फॉस्फिन गैस वो पॉइजनस होती है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसको इनिबिट कर देती है। तो एटीपी डिप्लीशन हो जाती है सेल में, एटीपी नहीं बन पाते हैं और सेल डेथ हो जाती है। तो ऐसा होता है उस इंसेक्ट में जिसको मारने के लिए हम वो गोली रखते हैं वहाँ पे। तो इसको कई बार कोई मतलब पर्सन भी इंजेस्ट कर लेता है उस गोली को, सुसाइडल टेंडेंसी हो जिसकी, तो उनमें भी ये सब कुछ होगा। और अगर फैटल डोज में लिया है कि जितनी क्वांटिटी चाहिए मरने के लिए उतनी ले लिए तो उनकी डेथ भी हो जाएगी। अदरवाइज़ हम ट्रीट भी कर सकते हैं कुछ हद तक। तो उसकी पॉइजनिंग पड़ रही थी अभी। तो ये जो गोली होती है वो 3 ग्राम की होती है और वो 1 ग्राम फॉस्फिन रिलीज़ करती है। फॉस्फिन इनऑर्गेनिक पढ़ने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर कहीं मैं कुछ गलत बता रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसे मैं बता नहीं रही हूँ गलत। तो जो फॉस्फिन गैस होती है एक सामने वाले को रिड्यूस कर सकती है, खुद ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। सामने वाले को रिड्यूस कर सकती है, खुद ऑक्सीडाइज होती है। टेस्ट होते हैं इसके लिए, फॉस्फिन डिटेक्ट करनी है हमें। जैसे AgNO3 है, AgNO3 है, यस, सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसे फॉस्फिन रिलीज़ होगी, इसके कांटेक्ट में आएगी तो उसको रिड्यूस कर देगी, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो चांदी चांदी सिल्वर, उसका कलर होता है सफ़ेद। चांदी चमकती है, सफ़ेद होती है। तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आती है फॉस्फिन के, वो रिड्यूस कर देती है इसको और चांदी काला हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक कलर। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि चांदी की ऑक्सीडेशन हुई है, चांदी की रिडक्शन हुई है। तो इसको भी फॉस्फिन डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ फॉस्फिन हो सकती है वहाँ। ये है। और बाकी ट्रीटमेंट में इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसमें पेशेंट की डेथ होती है शॉक की वजह से। ETC उसको इनिबिट करेगी, वो तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहा कि वो करेगी, सेल डेथ हो जाएगी और वो सेल पर्टिकुलर काम नहीं कर पाएगा। और उसके बाद क्या होगा, किसी पर्सन में शॉक हो जाएगा, हाइपोटेंशन एंड ऑल थिंग, मतलब
डिज़ायर्ड अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी सेल्स तक, तो शॉक होएगा और उसकी वजह से डेथ होती है। तो ट्रीटमेंट में शॉक को ही ठीक करते हैं और डिकॉन्टेमिनेशन करते हैं, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ होता है फॉस्फीन एल्फॉस का, उस सरफेस को या माउथ को या स्टमक को क्लियर करते हैं उससे। तो ये रहता है। और इसमें शॉक के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, अदरवाइज रिंगर लैक्टेट और कंडीशन में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सलाइन यूज़ होता है। बस यही पड़ा। और इसका एक करेक्टरिस्टिक है कि जो स्मेल आती है इस एल्फॉस की, वो गोली जो होती है वो गार्लिक की स्मेल होती है या फिशी ऑर्डर होती है। मतलब जैसे लहसुन से स्मेल आती है, जैसे मछली से स्मेल आती है, वैसी सी स्मेल होती है इसकी। तो जो पर्सन खाता है, तो जब वो लाइव होता है, जिंदा होता है, तो उसके नॉस्ट्रिल्स और माउथ से स्मेल आती है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब हम पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं तो स्टमक से वैसी स्मेल आती है। तब नॉस्ट्रिल और माउथ से नहीं आती है, तब स्टमक से आती है। तो ये था। इसके अलावा एक जिंक फॉस्फाइड होता है, ये था एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, वो भी इसी की तरह काम करता है, वो भी फॉस्फेट रिलीज करता है। तो उसका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा, सेम कॉम्प्लिकेशंस, सेम एवरीथिंग हो जाएगा। ठीक है। गार्लिक की स्मेल उसकी भी गार्लिक की ही होती है। और जिंक फॉस्फाइड जो है एक अलग चीज़ है जो कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड में नहीं होती है। दैट इज़ जिंक फॉस्फाइड के कारण जो ब्लड होता है उसका कलर बिल्कुल चेरी रेड हो जाता है। चेरी देखिए आपने, चेरी की तरह लाल, ब्राइट रेड उसको बोल रहे हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी ब्राइट रेड कलर होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये याद रखना है। ये वाइवा का क्वेश्चन में बनता है, कोई ऐसे भी पूछ सकता है, नॉलेज के लिए भी काम आ सकता है। चेरी रेड कलर, अदरवाइज चेरी रेड नहीं होता, थोड़ा डार्क की साइड हमारा ब्लड का कलर होता है ना, आपने खुद देखा होगा। इसमें बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी फॉरेंसिक मेडिसिन, ये कल पढ़ाया था हमें, तो मैं रिवाइज़ कर रही थी इसको। अब देखते हैं कुछ अगला करते हैं। और फिर 10:30 बजे जाना है मुझे PSM की क्लिनिक्स। और अभी कितना बज रहा है टाइम यार, अभी ओके 9:30 हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर और काम करते हैं, फिर चलते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ती हूँ, लेंस एंड कैटरेक्ट। वो हमारा लास्ट टाइम पे हुआ भी है और मैं उसको रिवाइज भी कर लूँगी, और जो बचा है मेरा उसको कंप्लीट भी कर लूँगी। तो लेंस और कैटरेक्ट से शुरू करते हैं। तो अभी मैंने लेंस और कैटरेक्ट रिवाइज़ किया, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ा था, उसको रिवाइज़ किया। जो बच गया उसको कंप्लीट करने का भी मन नहीं कर रहा। तो वो ऐसा करती हूँ कि तैयार होती हूँ, फ्रेश होती हूँ क्लास के लिए। 10:05 हो रहे हैं और 10:30 बजे पहुँचना ही होता है वहाँ पे। तो वो कर लेती हूँ। मन नहीं कर रहा तो ज़बरदस्ती भी नहीं करते, क्योंकि जब मन करता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। ज़बरदस्ती करके बैठे रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको बाद में देखेंगे, जो बच गया है कैटरेक्ट उसको कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, जो पहले किया था वो मैंने कर लिया है। तो इसमें मैं आपको कुछ कुछ बताना चाहूँगी ब्लाइंडनेस के बारे में। तो ब्लाइंडनेस कई तरह की होती है। ब्लाइंडनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा।
ब्लाइंडनेस के भी कई टाइप्स होते हैं कि एक रहती है कि इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, जब आपका विज़न 6/60 से कम हो जाए। बोलने का मतलब है जो नॉर्मल पर्सन को 60 मीटर के डिस्टेंस पर से दिखेगा वो आपको 6 मीटर के डिस्टेंस पर से भी क्लियर नहीं दिख रहा है, या दिख ही नहीं रहा है, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो बस। तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस, कि आप मतलब इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर सकते खुद को, अपनी फैमिली को। इसके अलावा रहती है सोशल ब्लाइंडनेस, अगर विज़न 3/60 से कम है तो इसका मतलब है कि आप सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। मतलब आप जो नॉर्मल पर्सन 60 मीटर से देख सकता है वो आप 3 मीटर के डिस्टेंस से भी नहीं देख सकते। किसी ऑब्जेक्ट से 60 मीटर के डिस्टेंस पर से नॉर्मल पर्सन उसको पढ़ सकता है, आप उस चीज़ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाओगे तब भी आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हो, तो दैट इज़ सोशल ब्लाइंडनेस। और सिंपल ब्लाइंडनेस जो है उसकी डेफिनेशन भी यही है कि 3/60 से अगर विज़न कम है बट इन द बेटर आई। ऐसा नहीं 2 आँख है ना हमारे पास, ऐसा नहीं कि एक आँख का कम है पर दूसरी का बेहतर है, दूसरी में आप इतने से पढ़ सकते हो, तो ब्लाइंड नहीं हो आप। अगर आपकी बेटर आई ही ये है तो आप ब्लाइंड हो। पर इसको भी अगर आप चश्मे के साथ भी नहीं पढ़ पा रहे, जो आपको बेस्ट पॉसिबल करेक्शन दी हुई है उसके साथ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप ब्लाइंड हो। ये है चीज़। तो ऐसी तरह तरह की ब्लाइंडनेस है। इसके बाद एक रहती है मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस, जिसमें पर्सन को दिखता नहीं है कुछ भी, मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस से भी वो नहीं पढ़ पाता, लेकिन हाँ उसको लाइट की परसेप्शन होती है कि लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दिन है या रात है, ये उसको पता लग जाता है, लेकिन वो 1 मीटर के डिस्टेंस से भी पढ़ नहीं पाता। तो ऐसे लोगों को वो जो ब्लैक सा चश्मा रहता है ना, जो मूवीज़ में भी हम देखते हैं, वो दे दिया जाता है ताकि हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये ब्लाइंड पर्सन है, ये मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस है इनमें, तो हम इनकी हेल्प करा दें रोड क्रॉस करने में या कुछ ऐसा। उसके बाद होती है एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस, जिसमें पर्सन मतलब ठीक है पढ़ तो नहीं हो पाएगा, उसको लाइट की परसेप्शन भी नहीं रहेगी, उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि दिन है या रात है, यहाँ से लाइट मार रहे हैं कि यहाँ से, वो कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब एब्सोल्यूट ब्लाइंड। इसको कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो ये तरह तरह की ब्लाइंडनेस है। अगर हम चश्मा लगा के भी नहीं देख पा रहे हैं, बेटर आई का हमारा जो विज़न है वो 3/60 से कम है, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं चश्मा लगा के भी, तो हम ब्लाइंड कहलाते हैं। और जो कैटरैक्ट है ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज है ब्लाइंडनेस का। कैटरैक्ट मोतिया उसको बोलते हैं। 50% ब्लाइंडनेस जो है वर्ल्ड वाइड वो कैटरैक्ट की वजह से, मतलब लेंस जो है आँख का उसकी ओपेसिफिकेशन हो जाएगी, वो ओपेक हो जाएगा। नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया एवेस्कुलर है, लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है और एवेस्कुलर होता है, लेकिन लेंस की ओपेसिफिकेशन हो गई, ओपेक बन गया वो, तो उसको बोलते हैं कैटरैक्ट, मोतिया। और मोस्ट कॉमन जो कैटरैक्ट होने का रीज़न है वो है एज, कि एज के साथ साथ अपने आप होता है। इसके अलावा जेनेटिक कॉज भी रहते हैं, पेरेंट्स में हो तो बच्चों में भी जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रॉमेटिक भी होते हैं, ट्रॉमा के कारण। इसके अलावा रेडिएशन और हीट उनके कारण भी हो सकता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट। तो अभी तैयार होती हूँ, पीएसएम के लिए जाती हूँ, फिर जब मन करे तो बाकी का काम करेंगे। तो अभी आई हूँ पीएसएम की पोस्टिंग लगा के, 1 बज रहा है और लंच भी कर लिया है। इसके बाद 2 बजे क्लास है, फिर 3 बजे भी क्लास है। 2 बजे ईएनटी की क्लास है, 3 बजे पीएसएम की क्लास है, थ्योरी क्लास। और फिर हमको अपना काम भी करना है जो सुबह का छोड़ा है, लेंस एंड कैटरैक्ट। उसके अलावा और भी करना है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, 1 घंटे का टाइम है, अभी 2 बजे क्लास है। देखती हूँ, अगर पढ़ गई तो मैं बनाऊँगी वीडियो, अगर नहीं पढ़ी तो इन्जॉय करेंगे और फिर क्लास जाएंगे आराम से। तो आज की पीएसएम की पोस्टिंग में बहुत मज़ा आया, मतलब
चीज़ें डिस्कस हुई। हम लोग कई बार ऐसे फ़नी से आंसर भी कर देते हैं, तो बहुत मज़ा आया। टीचर्स भी हंस रहे थे, हम लोग भी हंस रहे थे, बहुत इन्जॉय किया आज। मतलब जैसे डायबिटीज़ केस था तो सर ऐसे सवाल पूछ रहे थे सर ने पूछा कि डायबिटीज़ का मैरिज से क्या रिलेशन है, लाइक कि मैरिज करने से डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। तो ऑब्वियसली आंसर है कि नहीं होगी, पर सर पूछ रहे थे कि इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशन तो क्या है, मतलब कैसे हो सकती है। तो मैंने आंसर दिया कि सर स्ट्रेस से एक रीज़न हो सकता है कि पहले अपना ही सोचना होता है, फिर और लोगों का भी सोचना होता है। तो स्ट्रेस बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ होती है असल में, वो इसलिए होती है क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन जो भी है उससे हमें बचाने के लिए, स्ट्रेस से कोप करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लाइक कॉर्टिसोल हो गया और भी तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, तो ये सारे एंटी इंसुलिनोजेनिक होते हैं, मतलब इंसुलिन को नहीं बनने देते। फिर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, डायबिटीज़ होगी, उसी को डायबिटीज़ बोलते हैं। तो स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ हो सकती है। तो मैंने ऐसे से रिलेट कर दिया था इसको कि मैरिज के बाद स्ट्रेस बढ़ सकता है, ऑब्वियसली बढ़ सकता है, और उसके बाद डायबिटीज़ होगी। और एक और बच्चे ने आंसर दिया, तो सर ने फिर पूछा तो लोग मतलब अपने फ़ोटो के नीचे ये क्यों लिखे रहते हैं कि हैप्पीली मैरिड अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो बच्चा बोलता है कि सर वो तो लिखना पड़ता है मजबूरी में, अदरवाइज़ तो स्ट्रेस बढ़ता है। तो इस तरह की बातें हुई, बहुत मज़ा आया। पढ़ाई भी की, बीच बीच में ऐसी बातें हुई, तो बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग क्लास टुडे। तो अब आराम करूँगी, चिल करूँगी। कल की छुट्टी है, लोकल हॉलीडे है सैर, तो सैर की छुट्टी है कल। परसों संडे की छुट्टी है। ओके, बाय बाय। सो इट्स टाइम टू गो टू द क्लास, और फिर मिलते हैं शाम को। बाय बाय। तो अभी चलेंगे डिनर करने, बाकी सारा काम हमने कर लिया अप्रॉक्सीमेटली, और टी शर्ट सारी भीग गई मेरी, पर चलो कोई बात नहीं। तो डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। आज के 9:30 बज गए हैं, आज मैं सबसे ज़्यादा लेट हुई हूँ। मैं एक बार पहले भी थी, रात को 2 बजे किया था डिनर, तो आज भी लेट हो गई हूँ थोड़ा सा, पर डिनर पूरी रात रहता है, आप कभी भी कर सकते हो। तो अभी चलना डिनर करने, भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। बाय बाय।